सो फिजिक्स में बेसिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन या स्टैटिक्स क्या होता है? स्टेशनरी, ठीक है, जो मूव नहीं कर रहा। इलेक्ट्रो हमने इलेक्ट्रॉन से लिया। नॉर्मली पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन वगैरह पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है ना। एम्बर नाम सुना है? एम्बर अभी बात करें, ठीक है। सो यहाँ पर क्या मतलब है कि स्टेशनरी जो चार्जेस है वो स्टेशनरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज आल्सो चार्ज। स्टेशनरी चार्ज की जो स्टडी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। मोशन में आएगी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, जो करंट फ्लो करता है। आपने इसमें 10th में भी पढ़ा होगा है ना। ये थोड़ा सा आया था 10th में शुरू में, इंट्रोडक्शन में, कि कोम को अगर हम ड्राई एयर में है ना करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। जब कोम करते हैं ड्राई एयर में, ड्राई होता है तो उससे क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से क्या होता है? उनमें चार्जेस डेवलप हो जाता है। कोम प्लस एयर तो क्या होता है? चार्ज हो जाता है। फिर क्या करते हैं, जब कॉम्ब होता है, छोटे छोटे, मान लो ये कॉम्ब है और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर, बहुत छोटे छोटे, तो इनको ये अट्रैक्ट कर लेता है। ये करके भी देखा होगा, है ना। होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक स्टैटिक चार्ज आ जाता है। जब कॉम्ब करते हैं तो हेयर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कॉम्ब में नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हेयर से यहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ग्लास रोड है, ग्लास रोड को रब करते हो किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ, तो भी सेम चीज होती है। इस केस में ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक में पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिर अगर आप एम्बर को फर या वूल के साथ करते हो तो एम्बर पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एम्बर एक काइंड ऑफ रेजिन है ना, पेड़ से जो निकलते हैं ना, वो रेजिन टाइप का होता है। और ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में एम्बर को क्या बोलते हैं? केसिन, इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का नाम आया, ठीक है, क्योंकि एम्बर है ना। तो ये सेम चीज है। या क्या इसका मतलब क्या है कि भाई जब भी हम ग्लास रोड को रब करेंगे तो सिल्क क्लॉथ के साथ, या एम्बर को रब करेंगे वूल के साथ, तो दोनों में चार्जेस आते हैं, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। और इनकी स्टडी ही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर हम मान लो ये हमारी ग्लास रोड है और इसको हमने रब किया हुआ है ऑलरेडी, किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ। तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? अब क्या देखा गया, अगर एक और ऐसी ग्लास रोड जिसको रब किया गया इसके साथ, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको इसके पास ले जाएं तो क्या होगा? ये रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर यहां पर मैं एक प्लास्टिक रोड ले आऊं विद नेगेटिव चार्ज, या प्लास्टिक रोड, अभी मुझे पता नहीं कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, क्योंकि जब इन्होंने निकाला था कि पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा तो उनको नहीं पता था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, दोनों सेम एक के पास लेकर गए, रिपल्शन हुआ, ठीक है। प्लास्टिक रोड फर के साथ करके गए, ठीक है, ये फर के साथ इसने रब किया तो देखा तो ये अट्रैक्शन हो गया। तो यहां से इन्होंने निकाला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। अभी तक ये नहीं पता था इनको पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें पता है इसलिए हमने लिख दिया, उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा भाई दो टाइप के चार्ज है, उसको एक को उन्होंने पॉजिटिव कह दिया, एक को नेगेटिव कह दिया, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव दो अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने कह दिया, ठीक है। और दूसरा चीज क्या यहां पर हुआ? दूसरा चीज ये हुआ कि या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या वो रिपेल, ठीक है। यहां से ये अपना ये हिस्ट्री हो गई कि क्या चीज है, कैसे है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन?
ओके, तो अब यहां पर क्या है, एक और फिनोमिना है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इंडक्शन का मतलब क्या है? इंड्यूस करना। इंड्यूस करना क्या मतलब क्या है कि आपने उसको टच नहीं किया लेकिन उसके ऊपर फिर भी आप उसको इंपैक्ट आ गया। ठीक है, एक कंडक्टिंग आपने मान लो स्फीयर लिया, नीचे ये नॉन कंडक्टिंग बेस हो गया इसका। ठीक है, आप एक ये लेकर आए, क्या है, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड। ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं। जब इसको बिल्कुल पास में लेकर आएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसके अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन सब है ना। सो जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, बराबर है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही हम इसको पास लेकर आएंगे यहां पर ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू इधर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा भाई, जो नेगेटिव इधर आएगा तो खाली जगह मिलेगी तो उस तरफ चला जाएगा, तो पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये हम कहते हैं दिस इज अ फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इसमें इस वाले पार्ट, इस वाले एरिया में नेगेटिव चार्ज डेवलप और इस वाले एरिया में पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है, ऐसा नहीं कि कुछ फ्लो हो रहा है भाई, सिर्फ अरेंजमेंट ही तो चेंज हुई है ना, नेगेटिव उधर चले गए, पॉजिटिव इधर, बट इट डज नॉट मीन कि सारे नेगेटिव इधर चलेंगे। क्यों? जैसे नेगेटिव इकट्ठा होना शुरू होंगे और नेगेटिव आएंगे तो नेगेटिव को रिपेल कर देंगे। सो जब वो इक्विलिब्रियम आएगा कि इसका अट्रैक्शन और इसका रिपल्शन बराबर होगा, उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगा, उसके बाद और नेगेटिव चार्ज आएंगे, बाकी जो जहां वहीं है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज भी फिर जो जहां वहीं है। ठीक है, ये फिनोमिना है। इस फिनोमिना से हम किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को, मेटल स्फीयर को हम चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं और कंडक्टर और इंसुलेटर का पता है क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, क्या होता है? अगर हम टेक्निकली बात करें तो क्या है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो इजी होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली जा सकता है। इंसुलेटर में क्या है कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं वो इजी फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो ये फर्क होता है दोनों। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब वो डिटेल में, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहां पर अगर हम क्या करें, इसी केस में हमने क्या किया था, ये ठीक है, ये इंसुलेटिंग है। अगर इंसुलेटिंग होगा तो क्या होगा, इंसुलेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये चार्ज इसका जो है, ये वाला चार्ज इसके थ्रू अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये वाला फिनोमेना तो सेम है जो अभी हमने डिस्कस किया था, इसको हमने अर्थ कर दिया, इसमें अर्थ कर दिया तो ये कहां चले गए, अर्थ में। ठीक है, तो बेसिकली ये अर्थ में चले गए, तो अब कैसा सीन हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया है ना। अब मैं ये अर्थिंग हटा दूं, पॉजिटिव चार्ज चले उधर, और इसको भी हटा दूं तो इस पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। और जब ये हट जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज करना होगा तो यहां हम नेगेटिव रोड लेंगे, तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा, यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अर्थ हो जाएगा और यहां पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? मान लो ये दो स्फीयर हैं, दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं। ठीक है, टच कर रहे हैं तो मतलब एक सिस्टम बन गया पूरा। अब यहां पर हमने मान लो पॉजिटिव, तो इस पर नेगेटिव ले लेते, हमने नेगेटिव रोड ली। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब यहां नेगेटिवली चार्ज रोड ली तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दो एंड्स पर।
है ना। और वही अगेन यहाँ पर पॉजिटिव इसका मतलब नहीं सारे पॉजिटिव यहाँ पर आ गए, ये एक सैचुरेशन पॉइंट है, ये जब इक्विलिब्रियम पॉइंट है जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव पॉजिटिव का फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाए, ठीक है, और भी पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन स्फीयर को हल्का सा अलग कर देंगे, मामूली से डिस्टेंस, बहुत ज्यादा नहीं, मामूली से डिस्टेंस से अलग कर देंगे। और रोड अभी भी यहाँ पर, तो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे है, ठीक है। अब रोड को हटा देंगे और इनका डिस्टेंस हम ज्यादा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों पे यूनिफॉर्म, इस पे यूनिफॉर्म पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे यूनिफॉर्म नेगेटिव, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरह से दो स्फीयर्स को भी हम चार्ज कर सकते, अलग अलग उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम इस तरह से इसको चार्ज कर सकते, इतना क्लियर है, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 कूलम चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। छोटा है चार्ज 1 कूलम इज स्मॉल यूनिट, स्मॉल क्वांटिटी और बिग क्वांटिटी कंपैरेटिवली। 1 कूलम चार्ज जनरल, 1 कूलम चार्ज की हम बात करें, 1 कूलम, 1 कूलम इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज और ए बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। नॉर्मली आपको माइक्रो कूलम्स इसमें मिलेंगे चार्जेस, 10⁻⁻⁶ उसमें। 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ दैट जो चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है, नॉर्मली क्या होता है, मान लो नंबर लाइन है, ठीक है, मैथ्स में पढ़ा होगा, नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 पढ़ा है ना, ये इधर इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा या प्लस इंफिनिटी तक। इसके बीच में क्या है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.115 भी है, इनफाइनाइट नंबर है ना, 2.123 समथिंग समथिंग। बट चार्जेस डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस, चार्जेस एग्जिस्ट इन ए डिस्क्रीट पैकेट। और वो डिस्क्रीट पैकेट क्या है, मतलब जैसे मान लो 2 क्या है, 2 इज 2 times 1, 3 क्या है, 3 times 1। तो इसी तरह से चार्ज भी ना some like number times something, और वो something is fixed, और वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सो चार्ज हमेशा होगा n into e, where n is an integer, it can be like 0 +-1 +-2 और up to infinity, ठीक है। तो ये इस पैकेट में ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा आपको 1.1 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, 1.2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन। तो आज की डेट में वो भी फ्रैक्शनल चार्जेस भी मिल चुके हैं, बट अभी फॉर एकेडमिक पर्पस आप यही माने, ठीक है, उसमें भी वो अलग है, वो क्वार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं इसी फॉर्मूले को देखूं, Q इज इक्वल टू n टाइम्स E, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो n क्या हो गया, Q बाई E। Q क्या है, 1 कूलम, और E क्या है, 1.6 into 10⁻⁻⁹, ठीक है। सो ये क्या आ गया, 10 डिवाइड बाई 16 into 10⁻⁹, ये आ जाएगा 6.625 into 10⁻⁹। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, यानी कि और 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, कितने ठीकों से देख, है ना, ठीक है। तो इट्स नॉट ए स्मॉल चार्ज, ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, यानी कि हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस बॉडी से, 10⁻9, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। कर सकते हो, सेम ऐसे सिंपल, ये तो भी सिंपल की बात कर, एक बॉडी से एक सेकंड में कितने निकल रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, ये पता है, यही दिया, टाइम निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है ये। बट एक कूलम चार्ज में कितने होते हैं, अभी हमने किया 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 1 सेकंड में, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कितने, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻9
इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁸, यही हो, ठीक है, इतने सेकेंड्स में, राइट। और इसको अगर हम ईयर में कन्वर्ट करें तो 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय 10⁻9 सेकेंड्स का कितना होता है 365 इंटू 24 इंटू 3600, यही होता है एक साल में सेकेंड्स। ये आ जाएगा 198.18 ईयर्स। इतने साल में आपका एक कूलिंग चार्ज एक्यूमुलेट होगा अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में, ठीक है। हाँ, ये एक सीरीज है जिससे आप पता लगा सकते हो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किससे नेगेटिव चार्ज। जो सबसे ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, फर को किसी से भी रब करो इनमें से, वो फर पर पॉजिटिव आएगा, बाकी सब पर नेगेटिव। ग्लास को इसके नीचे वालों से किसी से भी रब करो, ग्लास पर पॉजिटिव आएगा और बाकी सब पर नेगेटिव। ग्लास को फर से करोगे तो किस पर पॉजिटिव, किस पर नेगेटिव? फर पे पॉजिटिव, ग्लास पे नेगेटिव। तो इसको अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, ज्यादा याद नहीं करना। मैं इसमें मोटा मोटा जो आपके आते हैं, ग्लास, फर, रबर, रेजिन, ये आते हैं, एम्बर होता है, एबोनाइट, ठीक है, यही मेन है, सिल्क है, ठीक है। बाकी आपको एक बार पढ़ोगे देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका बेसिक्स का बिगिनिंग था, इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। असली चीज जो शुरू होती है वो शुरू होती है कूलम्स लॉ से। व्हाट इज कूलम्स लॉ? मान लो दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस, Q1 Q2, पॉजिटिव या नेगेटिव अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। Q1 Q2 मान लो दे आर प्लेस्ड सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो कूलम ने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, इट कैन बी आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इट कैन बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। व्हेन बोथ द चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, दिस विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोनों चार्जेस अलग अलग साइन के होंगे, देन इट विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी कैलकुलेटेड दिस, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है ना, सिमिलर है, ठीक है, उसमें मास होते थे हमारे। एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द, सेम है ना। और दोनों को कंबाइन कर दिया उसने, तो क्या बना, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R, ठीक है। नाउ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो सम प्रोपोर्शनल, ये हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा कुछ नहीं। सो K is the proportionality constant Q1 Q2 upon R square, and he said that this is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, ठीक है। where epsilon naught क्या है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू उसने बताई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो देखो इनको यूनिट को याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये क्या है, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 by 4 pi F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी क्या है, कूलम 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 स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या बन गया, यही बनी है ना, ठीक है। एंड 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 into 10⁻⁹, ठीक है। इसकी यूनिट क्या बनी, इसकी उल्टी होगी क्योंकि K इधर है ना, तो ये R स्क्वायर इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई, ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ सेज कि भैया दो चार्जेस अगर सेपरेटेड है विद डिस्टेंस ऑफ r बिटवीन देम, तो F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल बी K times Q1 Q2 upon R square, where K is 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। अब कूलम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं होगा। कूलम वैलिड कब होगा, पहली बात चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस, ठीक है।
पॉइंट चार्जेस मतलब एक पॉइंट जैसे ही, इट इज नॉट ए 3 डायमेंशनल बॉडी हो सकती। दूसरा है डिस्टेंस r should be greater than 10 raised to power minus 15 मीटर। y से 10 raised to power minus 15 का क्या लॉजिक है बताओ। न्यूक्लियस जो होता है वो उसका साइज होता है, अगर ये 10 raised to power minus 15 से छोटा है तो कौन सी फोर्सेस आ जाएंगी, न्यूक्लियस की फोर्सेस आ जाएंगी, तो दोज विल बी मोर पावरफुल देन कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का ये वाला फॉर्मूला वहां एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। ये 3 केसेस होंगे तभी भी वैलिड होगा, ठीक है, क्लियर। ओके, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर्स पढ़े, वो बेसिक ही चाहिए हमें। सेम चीज, लेट अस से Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। लेट अस से दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, हाँ, कूलम्स लॉ क्या हुआ, यही हुआ। अब इस फोर्स की डायरेक्शन भी होनी चाहिए क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, ठीक है। सो अब यहां क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यहां पर हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन अदरवाइज क्या होगी, मान लो ये Q1 पर फोर्स लगा, किसकी वजह से लगेगा, Q2 की वजह से लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर के इधर, फोर्स इधर लगेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। फोर्स वेक्टर दे देते हैं 1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और इस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r12 मान लिए, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r21। तो F12, अब हम अगर हम F12 निकालते हैं, लेट अस से हम F12 निकालते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी, F12 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, r2, ठीक है। और अगर हम F21 निकालते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, r, ये कूलम्ब फ्लोइंग वेक्टर, क्लियर है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा ये तो हमने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम में, ठीक है ना, राइट। अब कोई भी मीडियम हो सकता है, ये चार्ज अगर स्पेस में है तो ये वैलिड है, लेकिन इसको अगर हमने पानी में डाल दिया तो फोर्स विल रिड्यूस बाय 80 टाइम्स कम हो जाएगा वाटर में डालना। क्यों, क्योंकि वहां पर हम एप्सिलॉन नॉट नहीं ले सकते, वहां पर हमें क्या लेना है, वहां पर हमें लेना है उस मीडियम का की परमिटिविटी जो भी हो, ठीक है। लेट अस से एफ वैक्यूम तो हमारा यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। किसी भी मीडियम में अगर लेंगे तो लेट अस से वो 4 पाई एप्सिलॉन, ये इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उस मीडियम की, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा। सो अगर मैं डिवाइड करता हूं दोनों को, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। इसको हम एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी से भी ये भी बोलते, ठीक है, राइट। सो एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर इज, अब क्या है, 80 फॉर वाटर, 1 फॉर वैक्यूम। एयर के लिए भी ऑलमोस्ट उतना होता है, 0.00054 होता है फॉर एयर, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, दोनों का बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम किसी मीडियम की बात करेंगे, एप्सिलॉन को यहां से हम एप्सिलॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यही आया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एफ मीडियम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं वाटर के लिए निकालूंगा तो मैं इसकी वैल्यू 80 पुट कर दूंगा ना, तो डिवाइड बाय 80 हो रहा है तो 80 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो जो भी मीडियम होगा, जितनी भी उसकी
परमिटिविटी होगी उतने से वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें पता है कि वो इतने टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक, अब ये क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल चार्जेस Q ईच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। ये कह रहा है दो चार्जेस है आइडेंटिकल, ठीक है, R डिस्टेंस पर है, बीच में एक कहीं पर भी एक चार्ज प्लेस करना है Q, ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस, यानी कि यहां पर भी कहीं हो, ये पूरी लाइन पे कहीं भी हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में इधर इधर, सो दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो उसका हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा उस चार्ज का, साइन क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। पहले तो पोजीशन देखते हैं, पोजीशन के लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा हम देख के बता सकते हैं। दोनों सेम चार्ज, रिपल्शन होगा, ठीक है। थर्ड चार्ज Q डालेंगे, अगर यहां पर रखते हैं, बीच में रखते हैं, तो क्या होगा, इधर से रिपल्शन होगा, इधर से रिपल्शन होगा, दोनों बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में भी तो फिर हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी है, अगर सेम साइन है, अगर सेम साइन है, हाँ, अगर अपोजिट साइन है तो हो जाएगा बैलेंस। लेकिन अगर यहां रखते हैं तो बैलेंस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? सेम साइन है तो सारे फोर्सेस इधर लग जाएंगे, और अपोजिट साइन है तो इसका एक फोर्स लगेगा और इसका एक अलग अलग नेट फोर्स आएगा। यहां पे भी करोगे तो नेट फोर्स आएगा। तो हम क्या कहते हैं, यहां पर एक चार्ज रखेंगे एट डिस्टेंस x फ्रॉम आइदर साइड, सो दैट ये दूसरा डिस्टेंस r माइनस x यहां पर रखेंगे, अपोजिट साइन का रखेंगे, ठीक है। यहां पे इक्विलिब्रियम होना है तो ये इसका, इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स बराबर होना चाहिए। इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन x स्क्वायर, और इसकी वजह से क्या लग रहा है, यही लग रहा है। बट अगर बीच में नेगेटिव साइन रखेंगे तो दोनों तो अट्रैक्ट हो जाएंगे ना। कहां पर? वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। भाई अगर ये यहां पर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसका फोर्स इधर होगा, लेट अस से ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो F1Q इधर आएगा, सॉरी F2Q इधर आएगा और F1Q इधर आएगा। ये बैलेंस करना चाहिए दोनों को, वही कर रहे हैं बैलेंस, ठीक है, ओके। सो अब क्या होगा, दोनों कट जाएंगे, ये भी, सो x स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो x इक्वल टू r माइनस एक्स, सो x विल बी इक्वल टू r बाई 2, यानी कि मिड पॉइंट पर होना चाहिए, क्योंकि चार्जेस सेम है, वैसे भी हमें समझ आ रहा था कि मिड पॉइंट पे ही होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा पोजीशन आ गई, हमारे ये साइन भी आ गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे, अगर ये यहीं पर रहना है तो अब इसके ऊपर तो हमने फोर्स निकाल दिया, अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर इसकी वजह से कितना, क्या फोर्स लग रहा है, एक F Q लग रहा है इसकी वजह से, या F12 कर लेते हैं इसको, F1 ड्यू टू 2 इसकी वजह से लग रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या लग रहा है, अगर ये सेम साइन ले लेता मैं तो इसकी वजह से भी इस पे इधर ही लगता ना, तो ये तो स्टेबल होगी, ये कहां स्टेबल होगा, ये तो भागेगा इधर, तो ये अपोजिट है तभी तो ये बैलेंस कर पाएगा इसको, इस वाले को। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स कहां लगेगा अट्रैक्शन का, F1 Q, यहां पर Q1 और Q2 कर देगा, ठीक है, राइट है ना। सो अब इसके ऊपर क्या आएगा, F12 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई। अब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, और ये हमें पता है x इक्वल टू R/2, सो R/2 का होल स्क्वायर। तो Q क्या आ जाएगा, एक सब कैंसिल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, R स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये सब, सो Q विल बी Q/4, ठीक है, और साइन को ले लेंगे तो माइनस,